तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? क्या किए थे? हाँ, क्वेश्चंस किए थे। ये थोड़ा अभी बैकग्राउंड ये नॉइज आएगा, अब उसको इग्नोर करना क्योंकि काम तो चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते, उसका रास्ता भी जरूरी है। चलो, तो आज के क्लास में हम बात करेंगे कॉलिजन के बारे में। अब कॉलिजन होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। मान लो कोई भी दो बॉडी, ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा बॉडी हो या फिर बड़े से बड़ा बॉडी हो, ठीक है, जब वो आइदर फिजिकली एक दूसरे से टकराते हैं या फिर किसी एक बॉडी, अगर मान लो एक रास्ता है उसमें एक बॉडी रखा गया है, ठीक है, अगर इस बॉडी के पाथ पे अगर इस बॉडी का फोर्स इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, तब हम बोलेंगे उसे कॉलिजन हो रहा है। तो कॉलिजन का मतलब क्या हो गया कि अगर दो बॉडी, जनरली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर दो बॉडी टकराते हैं हम उसे कॉलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? कॉलिजन इज सेड टू ऑकर बिटवीन टू बॉडीज ईदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। ये आपका कॉलिजन का डेफिनेशन हो गया। अब ये जो कॉलिजन है ये हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जनरली इसको 6 टाइप का या 6 टाइप में तोड़ा गया है। पहला जो टाइप है वो है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? जब दो बॉडी टकराते हैं, ठीक है, अगर दो बॉडी टकराते हैं और उसमें एनर्जी का मतलब दो बॉडी अगर टकराते हैं उसमें कौन सा एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो बॉडी टकराते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो, मान लो दो बॉडी आ रहे हैं और टकरा गए, ठीक है, अगर दो बॉडी टकरा जाते हैं लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, देन हम उस टाइप ऑफ कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। और ये कब होता है? ये एटम्स के बीच में जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं सब एटॉमिक लेवल पे होता है, ठीक है। वहाँ पे देखो, क्योंकि हर जो मॉलिक्यूल या कोई भी ऑब्जेक्ट बना है वो एटम से ही बना है, ठीक है, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाइब्रेट करते हैं और आपस में वो बहुत नजदीक में होते हैं। और जब दोनों, मान लो दो एटम्स हैं, दो एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स मान लो टकरा जाता है तो इसका मतलब क्या? और टकराते हैं उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? बॉडी उड़ के चला जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन उसके बीच में इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक लेवल वो टकराते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड कॉलिजन बिटवीन ग्लास बॉडीज। मतलब अगर जो दो ग्लास ऑब्जेक्ट को मैं टकराता हूँ, ठीक है, इधर दोनों टूट जाएंगे या फिर दोनों ही नहीं टूटेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। उसके बाद आता है इन इलास्टिक कॉलिजन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम डिटेल में डेरिवेशंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है। इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है? इफ देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कॉलिजन, अगर जब दो बॉडी कोलाइड होते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है तो हम उस टाइप ऑफ कॉलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का टकराना, दो गाड़ी जब टकराते हैं या फिर आप अगर कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो बॉल जब जमीन पर टकराता है, तो दिस टाइप ऑफ कॉलिजन आर कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? अब मान लो कोई बॉडी को मैं फेंकता हूं या मूव करवाता हूं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकरा जाता है और उसी के साथ चिपक के ही रह जाता है, ठीक है। उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब इसका मतलब क्या हो गया? मान लो मैं मिट्टी ले लिया हाथ में, ठीक है, मिट्टी ले लिया या फिर आटा, डो बोलते हैं ना, जो मैदा डो बोलते हैं, डो ले लिया और दीवार पे मारा तो दीवार पे जाके वो टकरा जाएगा और चिपक जाएगा दीवार में, है ना, वो बाउंस करके थोड़ी गिरता है। अगर थोड़ा गीला हो तो वो चिपक जाता है, या फिर अगर मिट्टी भी ले ले, मड अगर ले लो दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार पे जाके चिपक जाता है। तो इससे क्या हुआ? जो मड मैंने फेंका वो एक वेलोसिटी पे जा रहा है लेकिन वहां पे जाके वो चिपक गया और इट एक्ट्स एज इट, मतलब वो ऑब्जेक्ट और मड मिलके एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। या फिर अगर हम और एग्जांपल देखें, मूवीज वगैरह में स्टंट देखे होंगे, अजय देवगन सर बहुत करते हैं, ठीक है, ट्रॉली जा रहा होगा उसके ऊपर चढ़ जाना, चलते चलते चढ़ जाना, या फिर गाड़ी मूव, ये सिंघम मूवी में मुझे याद है, क्या दरवाजा खोले और खड़े हो गए, गाड़ी घूम के पीछे चला गया, ठीक है। अगर अब वो वाला एग्जांपल तो इसका होगा नहीं, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है या गाड़ी जा रहा है, उसके ऊपर हम क्या कूद के खड़े हो जाए, मान लो ट्रॉली जा रहा है, ट्रॉली के ऊपर कूद के खड़े हो गए, तो ट्रॉली और आप मिलके एक ऑब्जेक्ट की तरह हम काउंट करेंगे क्योंकि दोनों मिलके ही तो वेलोसिटी में मूव करोगे आफ्टर जंपिंग। तो उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। क्या है? इफ टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी विद ए कॉमन वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कॉलिजन है उसको हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कॉलिजन। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसको अगर आप फेंकने पे वो फट जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कॉलिजन या फिर सुपर इलास्टिक कॉलिजन। मतलब उसमें क्या हो रहा है? जब हम फेंकते हैं, मतलब उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, जब हम फेंकते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोसिव कॉलिजन। ये दिवाली में मिलता था पहले, मुझे पता नहीं आजकल मिलता है या नहीं, सोनपुट का ओडियर कौन लोग, हाँ हाँ
हाँ ग्रीन कलर का होता है, उसको आप दीवार पे फेंको या नीचे फेंको, वो फटता है, टकराने के बाद वो छोटा छोटा तो होता है, लेकिन पहले के जमाने में बड़ा बड़ा आया करता था, मतलब मेरे टाइम पे जब मैं छोटा हुआ करता था। आजकल तो वो बैन हो गया है क्योंकि फेंक के लूटपाट कर लेते हैं डरा के, उस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव को, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव को हम या कॉलिजन को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन या कॉलिजन। उसके बाद आता है हेड ऑन कॉलिजन, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है, जब दो बॉडी आमने सामने टकराते हैं, और ये कहाँ पे हो रहा है, इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में जब हो, मतलब आइदर वो ऐसे सामने से ही टकराए, ठीक है, एक डायमेंशन में जब सामने से टकरा रहे होंगे, तो उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन या फिर वन डायमेंशनल कॉलिजन। इट इज द कॉलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। मतलब मान लो दो बॉडी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मान लो ये जो बॉडी है, ये दो बॉडी ऐसे जा रहे हैं, फिर रास्ते में ये टकराए, टकराने के बाद फिर से ऐसे गए, या फिर ऐसे पीछे भी आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन और वन डायमेंशनल कॉलिजन। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट, मानो रेलवे ट्रैक में दो आमने सामने ट्रेन आके टकरा गए, तो उसका हम हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। उसके बाद नंबर 6 में आता है आपका ऑब्लिक या फिर टू डायमेंशनल कॉलिजन। देखियो कैरम खेले हो, कैरम पे जब स्ट्राइकर से तुम मारते हो, वो जाके एक गोटी पे लगता है, और मान लो आपका जो कैरम है वो यहाँ पर डायग्राम, मान लो ये आपका कैरम बोर्ड है, और यहाँ से आपने स्ट्राइकर से मारा, और व्हील मान लो यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी कॉइन यहाँ पे आपने ऐसे मारा, इधर टकराया, फिर ये कभी जाके इधर पॉकेट में गिर जाता है, तो ये एक लाइन में मूव कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है नहीं, दो डायरेक्शन। अगर एक लाइन में मूव करता है तो ये इधर उठ के चला जाता है, लेकिन ये मूव करके इधर चला जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि देखना बीच में जब गेम स्टार्ट हो, ऐसे कॉइन्स रखे जाते हैं फूल बना के, जब हम इधर से ऐसे मारते हैं तो इधर से ये इधर जाता है, कुछ इधर जाते हैं, कुछ सामने जाते हैं, कुछ इधर भी आ जाते हैं ना। उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन और टू डायमेंशनल कॉलिजन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डेरिवेशन है इसका, ठीक है। If two bodies do not move along the same straight line path but lie on the same plane, यहाँ पे देखो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, लेकिन सेम प्लेन में तो है, उस टाइप ऑफ कॉलिजन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कॉलिजन या फिर ऑब्लिक कॉलिजन। एग्जांपल कॉलिजन बिटवीन टू कैरम पॉइंट्स, ठीक है। ये था आपका थ्योरी वाला पार्ट, या फिर हमें समझना था कि कॉलिजन होता क्या है। अब इसमें जो मैथमेटिकल अप्रोच है या फिर जो डेरिवेशन है उसको हम करेंगे। पहले इसको लिख लो। मान लो अभी आपके पास दो बॉडी है, बॉडी 1 और एक बॉडी 2, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, और दोनों क्या हुए, मान लो डेल्टा टी टाइम के बाद टकरा गए, डेल्टा टी टाइम के बाद टकरा गए। जब टकराए तो इसमें चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा, और इसमें भी चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा या नहीं होगा। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, मान लो डेल्टा P1 कितना हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू F इनटू डेल्टा टी, होगा या नहीं होगा। अब इसमें फोर्स कौन सा लग रहा हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू बाय द बॉडी 2, है ना, वही तो फोर्स लग रहा होगा, जो ये फोर्स लगाएगा तो F12 होगा, वैसे ही डेल्टा P2 मेरा कितना हो जाएगा, F21 इनटू डेल्टा टी, होगा या नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, F12 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये होता है या नहीं होता। अब अगर मैं बोथ साइड डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, F12 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा टी, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, ये होगा। इसको अगर इस तरफ ले आओ तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 शुड बी इक्वल टू कितना, 0, ये होना चाहिए। अगर मैं इसमें से डेल्टा कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो P1 प्लस P2 मेरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, मतलब कुछ तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोमेंटम में चेंज हो रहा होगा ना, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज हो रहा होगा ना। तो P1 प्लस P2 अगर मैं ऐड करूँ तो वो कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू मिलेगा जो कि कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब कोई भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं, जब भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं तो लीनियर मोमेंटम है ना P, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो। अब हम देखेंगे कि वन डायमेंशन में, अभी हमने पढ़ा कि कॉलिजन के टाइप, तो वन डायमेंशन में इलास्टिक कॉलिजन कैसा होता है या उसमें क्या होते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। मान लो ये ऑब्जेक्ट का नाम है A, इस ऑब्जेक्ट का नाम है B, ठीक है। मान लो इसका मास हो गया आपका M1 और इसका मास हो गया मान लो M2, ठीक है। मान लो ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ U1 और ये मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ U2,
ठीक है, ये हो गया आपका किसका, कब, कौन सा कंडीशन, बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन होने से पहले वो ऐसे जा रहे थे, रास्ते से आराम से जा रहे थे। फिर क्या हुआ, दोनों टकरा गए। ठीक है, अब अगर इन दोनों का वेलोसिटी सेम होता तो शायद ना टकराते, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है और इससे टकराया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो u1 है वो ग्रेटर देन u2 है। ठीक है, मान लो टकरा गया और कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, इसका हो गया मास m1, इसका हो गया मास m2, और ये कब हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन। ठीक है, टकरा गया, टकराने के बाद मान लो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट A और ये ऑब्जेक्ट B इस डायरेक्शन में मूव करने लगा और A भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। मान लो इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2 और ये मूव करने लगा विद वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी मूव करने लगा मान लो v2, और मैंने बोला है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टकराने के बाद जब ये मूव कर रहा है तो ये v1 v2 से बड़ा होगा, तभी ये इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, बातों को समझना। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, कोई भी हो, ऐसे जा रहे हैं। अब अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी जाके ये इसको टकराएगा, है ना, नहीं तो नहीं टकरा सकता, टकराएगा, नहीं समझ आया। दो बॉडी ऐसे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। अब अगर ये बॉडी का वेलोसिटी इस बॉडी के वेलोसिटी से कम होगा, सॉरी, अगर इस बॉडी का वेलोसिटी से ज्यादा होगा तभी जाके ये इसको टकरा सकता है या कोलाइड कर सकता है या ना। चलो, इस पहला कंडीशन में वही है कि जो ये वाला बॉडी है इसका वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी इस वाले बॉडी से ज्यादा है, इसलिए ये जाके इससे टकराया तो इसके साथ टकरा गया। टकराने के बाद ये मान लो टकरा गए, टकराने के बाद कुछ भी हो सकता है, इधर वो ऐसे मूव कर सकते हैं या फिर ऐसे भी मूव कर सकते हैं या फिर स्टेशनरी रह जा सकते हैं। आज बिकॉज इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो इसको टकराने के बाद मैंने क्या सोचा कि चलो ये आगे ही चले गए, तो मतलब ये कब आगे जाएगा, जब जो फाइनल टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा टकराने के बाद वो अगर ज्यादा होगा तभी जाके ये ऐसे जा सकते हैं, अगर कम हो जाता तो वो शायद उसी जगह पे रुक जाते, है ना, और अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होता तो शायद पीछे चले जाते। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वही कंडीशन है, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि टकराने के बाद मतलब आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, v1 इज ग्रेटर देन v2। हमने ये लेट कंडीशंस माने हैं, लेट ये सब हो रहा है। अब हमें पता है, हमने क्या देखा अभी कुछ टाइम पहले कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है जब भी कोई दो बॉडी टकराते हैं, अभी देखा। तो अगर कंजर्व होते हैं तो m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो 1 1 वाले टर्म है उसको एक तरफ और 2 2 वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m2v2 माइनस m2u2, ये होगा या नहीं होगा। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से m1 कॉमन ले लेता हूँ और इसमें से m2 कॉमन ले लेता हूँ। m1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन ले लिया तो v2 माइनस u2, ये बचा या नहीं बचा। मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये मान लो आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जब इलास्टिक कॉलिजन होता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। एज इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कंजर्व हो गया तो क्या होगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जब इसका इस दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का सम शुड बी इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन में इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी का सम, कंजर्व्ड है ना काइनेटिक एनर्जी, तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब अगर हाफ मैंने बोथ साइड कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने पहले क्या किया, हाफ कॉमन ले, इस तरफ हाफ कॉमन ले लिया और इस तरफ हाफ कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो गया। अब जो u1 जो 1 1 वाले टर्म है उसको मैं एक साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। मैंने एक स्टेप ओमिट किया है, कौन सा स्टेप, जो हाफ मैंने कॉमन लिया हुआ, वो तो समझ में आ जाएगा, उतने तो बड़े हो गए। तो ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब अगर मैं इसमें से m1 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे बचेगा क्या, u1 प्लस v1 इंटू u2 प्लस v2, बचेगा या नहीं बचेगा, कैसे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था, u1 v1, ये बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये बचेगा, है ना। वैसे ही इस तरफ अगर मैं m2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, ये बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। मान लो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या डिवाइडिंग
इक्वेशन 3/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला डिनोमिनेटर मतलब लिख लेता हूँ, m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 बाय क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 होल डिवाइडेड बाय m2 इंटू v2 माइनस u2। ये होगा या नहीं होगा? डिवाइड करने पे m1 गेट्स कैंसिल, u1 माइनस v1 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे m2 गेट्स कैंसिल, v2 माइनस u2 गेट्स कैंसिल। तो मुझे बचा कितना, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। बचा या नहीं बचा? इधर से u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ, बाकी फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ अगर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, वेलोसिटी ऑफ u1 किसके लिए, ए के लिए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी माइनस हो रहा है ना बिफोर कोलिजन, रिलेटिव मतलब, और माइनस हो रहा है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 मतलब बी कौन सा, बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है ना, लिख लेता हूँ कंफ्यूजन ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity of b with respect to a after collision। यही तो समझ में आ रहा है इसमें से या नहीं आ रहा है, इस इक्वेशन में से। मान लो इक्वेशन नंबर 4, अब हमें इक्वेशन क्या मिला, अब हमें इक्वेशन मिला कि u1 माइनस u2 इक्वल टू कितना, v2 माइनस v1। ये इक्वेशन मिला। अब इसमें से अगर मैं v2 का वैल्यू निकालूं तो v2 विल बी इक्वल टू कितना, u1 माइनस u2 प्लस v1। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसका वैल्यू v2 का जो वैल्यू है मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग v2 इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ये बनेगा m2 u1 सॉरी, बनेगा या नहीं बनेगा? अब इस दोनों साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें से अगर मैं देखो इसके साथ u1 कहाँ पे है, यहाँ पे u1 को इस तरफ ले आओ तो m1 u1 मतलब 2m1 u1 हो जाएगा प्लस m2 u2 और u कुछ है u1 हाँ इक्वल टू कितना बचेगा, m1 v1 फिर m2 v1। ये बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ m1 u1 इस तरफ एक है और एक सॉरी 2m1 u1 नहीं 2m2 u2, एक m2 u2 यहाँ पे है और m2 u2 इस तरफ से उस तरफ गया तो ऐड हो जाएगा। 2m2 u2 m1 u1 इधर है और फिर बचा इसमें से ये चला गया तो बचा कितना, m1 v1 इधर है, m2 v1 इधर है और m2 u1 इस तरफ आ गया। कहाँ गया, m2 u1 इस तरफ ले प्लस m2 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। ये बनेगा, एक चीज छूट गया, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ माइनस। अब अगर इसको इसमें से इन दोनों में से मैं u1 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, m1 माइनस m2 इंटू u1 ये बचेगा प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू v1 अगर कॉमन ले लूं तो m1 प्लस m2 इंटू v1। ये बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। तो इसमें से अगर मैं v1 का वैल्यू निकालूं तो v1 विल बी इक्वल टू कितना, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 योगा प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 ये होगा या नहीं होगा? ये इस तरफ आया तो होल डिवाइड तो मैंने अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं होगा या नहीं होगा? तो ये आपका
वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया किसका, फॉर दिस वन, फॉर दिस ऑब्जेक्ट v1, ये वाला आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी कितना होगा ये हमें पता है, तो ये हमें पता चल जाए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो v2 कैसे निकालें, कुछ नहीं, इसका जो सबस्क्रिप्ट है ना, इसका जो सबस्क्रिप्ट है मतलब v1 की जगह पे v2 डाल देंगे, जो सबस्क्रिप्ट है उसका उल्टा डाल देंगे, चेंज कर देना। तो v2 मेरा कितना हो जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू u1। ये आपका सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केसेस में पहला केस, अगर हमारा दोनों ऑब्जेक्ट जो m1 और m2 है दोनों का मास अगर सेम हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, मतलब अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए, मान लो उस मास को हम m से डिनोट करते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 और लेट से उसका हम मास m लेते हैं, तो v1 कितना हो जाएगा m1, तो यहाँ पे ऊपर 0, तो ये हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 होगा या नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा m 2m अपॉन 2m u2 अपॉन 2m विच इज इक्वल टू u2 के बराबर होगा या नहीं होगा। अरे ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया तो माइनस हो गया तो 0, ये वाला टर्म 0, तो 2m बाय 2m प्लस m 2m इंटू u2, तो 2m को हम गेट्स कैंसिल, तो बचा u2। वैसे ही हमारा v2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे m2 माइनस m1 0, तो ये वाला टर्म 0, तो ये कितना हो जाएगा 2m इंटू u1 डिवाइडेड बाय 2m विच इज इक्वल टू कितना u1 होगा या नहीं होगा। मतलब अगर दोनों बॉडी का मास सेम होते हैं तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 v2 विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ये यहाँ से पता चल रहा है ना। ये हो गया आपका पहला स्पेशल केस। अब आते हैं दूसरा स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस क्या है, अब मान लो ये बॉडी रेस्ट में है, इन दोनों का मास सेम है, और ये जो सेकंड बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया सेकंड केस, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u2 हमारा कितना हो गया 0, u2 हमारा हो गया 0, तो v1 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म पूरा 0, ये u2 भी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 0, और v2 कितना हो जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू ये वाला टर्म 0 और 2m1 अपॉन 2m इंटू u1, तो 2m 2m गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना u1, ये हो जाएगा v2 विल बी इक्वल टू u1, होगा या नहीं होगा। चलो अब आते हैं तीसरा केस में। तीसरा केस में क्या है, अगर जो मास ऑफ द बॉडी है m1 वो बहुत छोटा है m2 से, ठीक है, मतलब m2 जो है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो जैसे एक ट्रक और आप साइकिल से जा रहे हो, ट्रक खड़ा है, ट्रक रेस्ट में है और आप ऐसे मूव कर रहे हो, जब टकराते हो तो आपका वेलोसिटी या आपके साइकिल का वेलोसिटी और ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो m1 इज मच लेस देन m2 एंड u2 इज इक्वल टू क्या है 0। अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम m1 बहुत छोटा है m2 से, तो m1 को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल है, तो नेग्लेक्टिंग m1, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला इक्वेशन v1 मेरा कितना हो जाएगा, m1 को नेग्लेक्ट कर दिया, m2 u1 अपॉन m2, क्योंकि m1 को नेग्लेक्ट किया, तो माइनस m2 u1 अपॉन m2, ये होगा प्लस, अब यहाँ पे क्या करें, u2 हमारा 0 है, तो ये वाला टर्म 0, तो v1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m2 गेट्स कैंसिल, तो माइनस u1 के बराबर होगा या नहीं। अगर ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, इसका नेगेटिव, मतलब बॉडी टकराने के बाद किधर पीछे के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना। चलो, और v2 मेरा कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे हम किसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, m1 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर m1 नेगलेक्ट कर दिया, u2 तो ये वाला टर्म 0, क्योंकि u2 0 है। अब यहाँ पे m1 को नेगलेक्ट कर रहे हैं और m1 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 0 इंटू ये भी 0 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा 0 नहीं होगा, हम नेगलेक्ट करें, लेकिन कुछ छोटा सा वैल्यू होगा, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0, लेकिन मान लेते 0। एग्जांपल मान लो ट्रक से अगर जाके आप साइकिल से टकराओगे, क्या ट्रक मूव करके आगे चला जाएगा, तो ट्रक अगर रेस्ट में होगा नहीं होगा ना, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 मान रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं केस 4। केस 4 में क्या है, अगर इसका उल्टा कंडीशन हो, उल्टा कंडीशन मतलब m1 बहुत बड़ा हो m2 से, m1 अगर बहुत बड़ा हो m2 से, और तब u2 हमारा क्या हो
कांस्टेंट हो, मतलब ये बहुत बड़ा है और ये रेस्ट में है, मतलब साइकिल रखा हुआ है, साइकिल पकड़ के आप खड़े हो और पीछे से ट्रक वाला आया और आपको ठोका, तो क्या होगा? आप कहीं उड़ के गिरोगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना? उतना भी नहीं, वो साउथ इंडियन मूवीज तो नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ आपके ऊपर इंपैक्ट जरूर आएगा ना? तो जब ये कंडीशन होगा हम क्या नेगलेक्ट करेंगे? नेगलेक्टिंग M2। अगर M2 को नेगलेक्ट करते हैं तो V1 हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? M2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो M2 को M1 बाय M1, तो M2 को नेगलेक्ट किया जा रहा है, M1 बाय M1 इंटू U1, तो M1 बाय M1 इंटू U1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? U1 के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ द वन फर्स्ट बॉडी, अगर ये आपसे टक्कर मारता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? इसी के बराबर होगा, जितना था उतना ही रहेगा। मतलब आप साइकिल पकड़ के खड़े हो, अगर ट्रक आके आपको ठोका तो उसका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर ड्राइवर डर के भाग ना जाए तो स्पीड बढ़ा के भाग जाएगा, लेकिन अगर उसका गियरिंग नेचर होगा तो गाड़ी रोक के आएगा देखने के लिए कुछ हो गया क्या, है ना? लेकिन मोस्टली ज्यादातर ड्राइवर भाग जाते हैं डर के, ठीक है? तो V2 हमारा कितना हो जाएगा? V2 विल बी इक्वल टू ये वाला टर्म 0, U2 0 है, तो बचेगा कितना? 2M1। अब हम M2 को निकल कर रहे हैं, 2M1 बाय M1 इंटू U1, तो कितना हो जाएगा? 2M1 बाय M1 इंटू U1, तो ये हो गया आपका कैंसिल, तो 2M1 के बराबर 2U1 के बराबर। मतलब आप अगर ट्रक आप पीछे से आके आपको टकराता है तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अगर मान लो या फिर टकराता नहीं, आप धीरे धीरे भी चला रहे हो, ठीक है? अगर धीरे धीरे भी चला रहे हो, सॉरी अगर आप रेस्ट में हो तो आपका वेलोसिटी, आपको अगर ट्रक आके टक्कर मारता है तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका जो वेलोसिटी था इनिशियली उसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब उड़ के ही जाओगे कुछ नहीं, ठीक है? समझे या नहीं समझे? अब इसके रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो कॉलिजन का स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है? इसको लिख लो। समझ में आया आज का क्लास? कॉलिजन क्या होता है, ये सारा चीजें पक्का? नेक्स्ट क्लास हम इसमें कॉलिजन में क्या पढ़ेंगे? इन इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा? इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा ना, ये क्या हो रहा था? इलास्टिक कॉलिजन हो रहा था। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन, जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में भी हम कॉलिजन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।